कैसे हैं दोस्तों यूपी का एक नौजवान किसान नेता जो जिंदगी में पहली बार चुनाव जीता और जिस रात उसके घर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था उस पर गोली चल गई। यूपी का एक नौजवान जो पहली बार विधायक बना और फिर उसने पलट कर पीछे नहीं देखा और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने अपने ही राजनीतिक गुरु के लड़के को ही पटकनी दे दी। यूपी का एक मुख्यमंत्री जिसने सत्ता में दोबारा लौटने के लिए अपने दूसरे राजनीतिक गुरु को दांव पर लगाने से भी नहीं झिझका और इसकी वजह बना उसका भाई प्रेम, वही भाई जिसने कुछ साल पहले ही उसके खिलाफ बगावत का झंडा भी बुलंद किया और वही भाई जो इन तमाम बगावतों के बावजूद कहता रहा कि परिवार में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी सियासी किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसकी सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती है। शहर का नाम है जसवंत नगर। इटावा के करीब इसी शहर से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक बनकर लखनऊ पहुंचते हैं और जब सपा की सरकार बनती है तो मंत्री भी बन जाते हैं। ये बात और है कि एक बार भतीजे अखिलेश ने ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी जसवंत नगर से 1967 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुलायम सिंह यादव पहली दफा विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव का जिक्र आता है तो मुझे उनके राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया का एक किस्सा जो किताबों में पढ़ा था बार बार बहुत याद आता है। 1950 का दशक था। लोहिया अपने बगावती तीवरों के लिए, अपने तीखे आंदोलन के लिए जाने जाते थे और तब उन्होंने फर्रुखाबाद में नहर के पानी के रेट को लेकर एक आंदोलन छेड़ा था जिसको नहर रेट आंदोलन कहते हैं। हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लंबे अरसे तक जेल में रहे थे। डॉक्टर लोहिया जेल से बाहर आए। पत्रकारों ने मजे लेते हुए उनसे पूछा, आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ बार बार ये आंदोलन क्यों करते हैं, चुनाव का इंतजार क्यों करते हैं? और तब लोहिया ने जो जवाब दिया था वो आज भी भारतीय लोकतंत्र के हर सजग प्रहरी को जानना, सुनना और समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर लोहिया बोले थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। दोस्तों, क्या थी मुलायम सिंह यादव की सियासत, कैसी थी उसकी शुरुआत? 1967 में पहली बार विधायक बने और 1968 में लोहिया की मौत हो गई। लोहिया का देहांत जिस अस्पताल में हुआ, बाद में उस अस्पताल का नाम उनके नाम पर लोहिया अस्पताल रख दिया गया। दिल्ली में 1968 में जब लोहिया का देहांत हुआ तो मुलायम सिंह यादव यूपी के वेस्टर्न यूपी के एक बड़े उभरते किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी में चले गए। 1974 में मुलायम सिंह यादव बीकेडी के टिकट पर दोबारा विधायक बने। इसी साल बीकेडी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया। नई पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय लोक दल रख दिया गया। इमरजेंसी का दौर आया और तमाम गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मुलायम भी जेल गए। इस दौरान तमाम पार्टी, तमाम धाराओं के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इमरजेंसी हटी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। कांग्रेस केंद्र में और तमाम उत्तर भारतीय राज्यों में बुरी तरह हार गई। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव और मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर आए। वो नौजवान राम नरेश यादव की सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बना। पुराने दौर के पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त मुलायम सिंह को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। सब लोग उनकी जाति की तरफ इशारा करके ये कहते थे कि बचपन से जो काम करते आए हैं मंत्रालय भी वैसा ही थमा दिया गया है। लेकिन मुलायम सिंह अब होशियार हो चुके थे। सहकारिता मंत्रालय में उन्होंने तमाम बदलाव किए, कोऑपरेटिव कमिटीज के लिए रास्ता साफ किया और इसी से वंशवाद का रास्ता भी निकला, क्योंकि इसी सहकारिता के नए कानून के तहत 1988 में उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने पहले तो इटावा की जिला सहकारी बैंक पर कब्जा किया और फिर उसके सहारे धीमे धीमे पूरे प्रदेश की कोऑपरेटिव में अपने लोग बिठा दिए। आज की तारीख में भी शिवपाल की पत्नी सरला देवी कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं और उनके बेटे आदित्य भी एक पद पर काबिज है। हमने क्रिकेट में और सिनेमा में कई बार देखा, जब एक बड़े नेता, बड़े नाम की ख्याति वाला प्लेयर चला जाता है तब जगह खाली होती है। लोग छाती पीटते हैं कि अब इस जगह को कौन भरेगा और तब उस नई जमीन पर कुछ अंकुर खिलते नजर आते हैं
मुलायम सिंह यादव का भी राजनीतिक कद तब ठीक से बढ़ना शुरू हुआ जब उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। साल था 1987। हालांकि इसके फौरन बाद उनकी बनाई पार्टी लोकदल के संगठन पर कब्जे को लेकर चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह और उनके शिष्य मुलायम सिंह के बीच लड़ाई छिड़ गई। उस दौरान का एक वाक्य है, वीर बहादुर सिंह की कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह हमेशा उड़न खटोले पर सवार रहते थे। कभी इलाहाबाद के माननीय सांसद अमिताभ बच्चन के साथ हैदरगढ़ का दौरा, कभी अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुंबई जाना और फिर अक्सर दिल्ली। उनके लिए उस समय के अखबारों में हेडिंग लगा करती थी कि मुख्यमंत्री लखनऊ के दौरे पर। कितना गहरा तंज होगा कि सूबे का मुख्यमंत्री अपनी राजधानी के दौरे पर आता है और वो भी महीने में 2 दिन के लिए। और तब यही मुलायम सिंह यादव, जिनके परिवार की बगावत के चलते यूपी में सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची थी, सचिवालय में पत्रकारों से शिकायत किया करते थे कि बताइए ये कोई सरकार है जहां सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री लखनऊ में मिलता हो। 1987 का दौर कुछ और आगे बढ़ा। अजीत सिंह, जो उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने लोकदल के बहुमत में विधायकों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो नेता प्रतिपक्ष की सीट से मुलायम सिंह यादव को बेदखल करें। मुलायम को अजीत सिंह के इरादों की भनक लग गई। उन्होंने पार्टी के कार्यालय में और तमाम मीटिंग्स की जगह पर ताले डलवा दिए और अपने सिक्योरिटी वाले भी तैनात कर दिए। इसके बावजूद किसी तरह से अजीत सिंह अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब रहे। कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर और कुछ को पिता के प्रति पुरानी वफादारी का हवाला देकर एक कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। ये कागज गवर्नर को सौंपा गया, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया और इसके बाद लोकदल के नए बने दल ने, जिसको लोकदल आ या लोकदल अजीत कहा गया, एक नया नेता चुन लिया। दूसरे धड़े को लोकदल बा कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे, मगर बहुगुणा नाम भर के अध्यक्ष थे। असल में सारी सियासी चालें मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। मुलायम सिंह, जो 2-3 बरस से नेता प्रतिपक्ष थे, अचानक बेहद कमजोर पड़ गए थे, लेकिन ये कमजोरी सिर्फ संख्या के बल पर ही थी। विधानसभा के सत्र में अभी भी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा गरजते थे और हर तरह से पहले वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी की सरकार को घेरने की कोशिश किया करते थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और जन मोर्चा बनाया और फिर पूरे देश में बोफोर्स घोटाले और तमाम घोटालों की बात होने लगी। कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार होने लगा। इसी दौर में एक मेटाडोर पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव यूपी के गांव देहातों की धूल फांकने निकले, यानी कि अपने चुनावी किले की बंदोबस्ती का जायजा लेने के लिए निकले। फिर वक्त आया 1989 का। दिसंबर के महीने में देश में लोकसभा के चुनाव हुए और साथ में ही विधानसभा के भी चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा बनकर उभरा। उसको वाम मोर्चे ने सपोर्ट किया और बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने की उसकी हैसियत नहीं थी। तो राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि हम विपक्ष में रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था? 421 सीटों पर चुनाव हुए और जनता दल 208 सीटों पर चुनाव जीता। अब बारी आई मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की। 3 दावेदार थे, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह और तीसरा नाम था अमेठी रियासत के राजकुमार संजय सिंह का। मुलायम सिंह यादव के ज्यादातर विधायक थे। लोकदल के समय से ही वो अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए थे। अजीत सिंह को विश्वनाथ प्रताप सिंह का भरोसा था। वीपी सिंह को अजीत सिंह ने सपोर्ट किया था जन मोर्चा के दिनों से, और जब जनता दल में वीपी सिंह, देवीलाल और बलिया के चंद्रशेखर के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही थी, तब भी अजीत सिंह पूरी मुस्तैदी और मजबूती से वेस्टर्न यूपी के अपने आधार के साथ वीपी सिंह के पीछे खड़े रहे। 2 दिसंबर 1989 को जब जनता दल की संसदीय पार्टी की मीटिंग हुई, तब वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव भी अजीत सिंह ने रखा था। उसी दिन शाम को लखनऊ में भी एक मीटिंग होनी थी, जनता दल के विधायक दल की मीटिंग। दिल्ली से 3 नेताओं को भेजा गया था ऑब्जर्वर बनाकर। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो 3 दिनों बाद वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री बनने वाले थे, और उसके 3-4 महीने के बाद उनकी बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण होने वाला था, और उस बेटी को छोड़ने की एवज में सरकार को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। बहरहाल दूसरे नेता थे खाटी समाजवादी नेता मधु दंडवते। ये मधु दंडवते ही थे जिन्होंने 1977 और 78 के दौर में भारतीय जनसंघ से
जनता पार्टी में आए नेताओं की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाए थे। ये नेता एक तरफ से जनता पार्टी के साथ थे, दूसरी तरफ आरएसएस से भी चिपके हुए थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की बात कर रहा हूँ। मधु दंडवते के विरोध के बाद जनता पार्टी में नए सिरे से अलगाव शुरू हो गया। तीसरे नेता थे गुजरात के चिम्मन भाई पटेल। इनको गुजरात में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो चिम्मन चोर भी कहा जाता था। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। चिम्मन भाई पटेल इस देश के उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो रातों रात पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक दल के समेत पार्टी बदल लिया करते थे। यह हुनर हरियाणा के भजन लाल को भी मिला था। खैर, तीनों नेता लखनऊ पहुंचे और विधायक दल की मीटिंग हुई। अजीत सिंह भरोसे में थे कि उनके सपोर्टर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जब चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ तो मुलायम सिंह यादव मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अजीत सिंह के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और अपने नेता पर यह दबाव डालने लगे कि उन्हें किसी भी कीमत पर वीपी सिंह की कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहिए। मगर अजीत सिंह को मालूम था इस वक्त सत्ता का मलाई से भरा हुआ घड़ा फूटा है, तो इससे वह जितनी भी मलाई आए चाट लेनी चाहिए। आगे के वक्त काम आएगी। वो दिल्ली वापस लौटे और वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि दिल्ली में रहकर भी उन्होंने मुलायम सिंह की सियासत के खिलाफ चरस बोना बंद नहीं किया था। मुलायम सिंह के दौर का अगला किस्सा जब उन्होंने अपने भाई के लिए अपने दूसरे राजनीतिक गुरु को दांव पे लगा दिया। साल था 1992 का। उससे पहले 1990 के दौर में जनता दल टूट चुकी थी। चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हो चुका था। एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम था सजपा, यानी कि समाजवादी जनता पार्टी। तो समाजवादी जनता पार्टी बनी और मुलायम सिंह उनके साथ रहे। केंद्र में कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और यूपी में कांग्रेस के सपोर्ट से ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन 1991 में फिर चुनाव हुए। चुनाव में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी यूपी की सत्ता में आई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव के बीच टकराव बढ़ने लगा। यूपी की विधानसभा में सजपा के 24 विधायक थे और इस संख्या के आधार पर वो राज्यसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट को चुनकर भेज सकते थे। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह का नाम सामने आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एन वक्त पर अपने भाई कॉलेज के मास्टर राम गोपाल यादव का पर्चा भरवा दिया। यहाँ पर मुलायम सिंह की राजनीतिक मैनेजमेंट की आप दाद दे सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरु चंद्रशेखर के विरोध के बावजूद वो अपने भाई को जिताने में कामयाब हो गए और इसके बाद ये तय हो गया कि अब चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के रास्ते एक नहीं हो सकते। साल 1992 में अक्टूबर-नवंबर का वक्त था जब लखनऊ में मुलायम सिंह ने एक नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम रखा समाजवादी पार्टी। उस वक्त समाजवादियों के कई धड़े थे। जनता दल अपने आप में अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। सजपा के साथ कई नेता थे और अब एक नई पार्टी आ गई थी। किसी ने भी मुलायम सिंह यादव को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में वो तमाम नेता जो मुलायम को पसंद नहीं करते थे उनके खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने लगे। फिर वो चाहे इलाहाबाद के रेवती रमन सिंह हो या बहराइच और बाराबंकी के इलाके से आने वाले बेनी प्रसाद वर्मा या फिर दूसरे नेता। लेकिन इतिहास जानता है कि 1993 में कांशीराम के साथ गठजोड़ करके मुलायम सिंह ने असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को भी हासिल कर लिया और तमाम जोड़ तोड़ के साथ वो एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। मगर जिस तरह के धोखे मुलायम सिंह ने अपने गुरुओं को दिए थे, जिस तरीके के दाव पेच के जरिए वो लखनऊ पर काबिज हुए थे, एक वैसा ही धोखा उनके साथ भी हुआ। और इस बार उन्हें चित करने वाला और कोई नेता नहीं था, वह एक आईएएस अफसर था। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले लेकिन यूपी काडर के आईएएस अधिकारी पीएल पुनिया की, जो बाद में ब्यूरोक्रेसी छोड़कर कांग्रेसी हो गए, सांसद रहे और लंबे वक्त तक एससी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। पीएल पुनिया को मुलायम सिंह यादव इस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय में लेकर आए थे कि वो जाति से दलित है। उनकी पार्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी का है, जो दलितों की पार्टी है, और पीएल पुनिया मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच पुल का काम करेंगे। मुलायम सिंह बहुत भरोसा करते थे पीएल पुनिया पर और बसपा की भी, जो नंबर 2 थी मायावती, जो उस समय बसपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा की सांसद थी। वो अपनी मांगों की फेरिस्त पीएल पुनिया को ही सौंपा करती थी। मगर मुलायम सिंह को ये पता था ये राजनीतिक गठजोड़ लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और इसलिए उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी।
और इसके लिए जरूरी था कि 67 सदस्यों वाली बसपा में तोड़फोड़ हो, और इसके लिए उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर को भी तैयार कर लिया था। इधर पीयर पुनिया से उन्हें लगातार ये खबरें मिल रही थी कि फिलहाल बसपा रेस्ट के मोड में है, क्योंकि उनके आला कमान यानी कि कांशीराम बीमार हैं और गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ऐन मौके पर तख्ता पलट हो गया। बीजेपी ने कांशीराम को सपोर्ट का लेटर सौंप दिया और मुलायम सिंह की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई। 2 जून 1995 को यूपी में कुख्यात गेस्ट हाउस कांड हुआ। सपा से जुड़े गुंडों ने बसपा के विधायकों का अपहरण करने की कोशिश करी, पर वो नाकाम रहे। बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी सरी के नेताओं ने दखल दिया और फिर बाद में गवर्नर मोतीलाल वोरा ने पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और उसके बाद मायावती सत्ता में आई। 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। 13 दिन तक सरकार चली और समर्थन के लिए ज्यादा दल आगे नहीं आए और सरकार गिर गई। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर था जनता दल के सांसदों का। सबसे पहले वीपी सिंह से कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन मंडल की राजनीति के मसीहा ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। जनता दल के लिए नए नेता की खोज शुरू हो गई। लालू यादव सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन लालू यादव के नाम पर दूसरे दलों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे और तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली लाया गया। मगर 1-1.5 बरस में ही ये सरकार गिर गई। कांग्रेस की कमान अब PV नरसिम्हा राव के हाथ से निकलकर बिहार के सीताराम केसरी के हाथों में आ चुकी थी। केसरी ने खुद प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे पाल लिए थे और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देवेगौड़ा की सरकार गिरा दी। मगर संयुक्त मोर्चा ने लेफ्ट के दलों से साफ कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। तब केसरी को मजबूरी में संयुक्त मोर्चा की एक नए मुखिया वाली सरकार का सपोर्ट करने के लिए राजी होना पड़ा। एक बार फिर से लुटियंस दिल्ली में राजनीतिक रस्साकशी तेज हो गई। 17 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को, जो देवेगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री थे, लगा कि ये सुनहरा मौका है प्रधानमंत्री बनने का। वो भागे भागे लेफ्ट पार्टियों के पितामह, उनके कोर कमांडर हरकिशन सिंह सुरजीत के पास पहुंचे। हरकिशन सिंह सुरजीत मुलायम सिंह यादव के प्रति बहुत ही मुलायम रुख रखते थे। उन्हें लगता था कि समाजवादी धारा का ये एक नेता, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए और उग्र हिंदूवाद से टकराने के लिए कोई भी राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार है, जिसकी एक बानगी मुलायम सिंह यादव ने अपने पहले मुख्यमंत्री काल में दी थी, जब उन्होंने अयोध्या में उग्र हो रहे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। हरकिशन सिंह सुरजीत लगभग ये मन बना चुके थे कि लालू प्रसाद यादव के विरोध के बावजूद संयुक्त मोर्चे का अगला नेता मुलायम सिंह यादव होगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके एक पुराने मित्र, पुराने साथी उनसे मिलने आए। दिल्ली में अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने वाले पत्रकार कुलदीप नायर थे। कुलदीप नायर ने बिना किसी भूमिका के हरकिशन सिंह सुरजीत से कहा, आप एक ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बदनाम है। हरकिशन सिंह सुरजीत अवाक रह गए और फिर उन्हें कुलदीप नायर ने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। कॉमरेड पीछे हट गए। मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद 1998 में पूरे देश के सर पर सर चढ़कर बोला, अब की बारी अटल बिहारी का नया नारा। अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। 13 महीने सरकार चली। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के साथ चाय पी। चाय के दौरान सोफे के दूसरी तरफ सोनिया गांधी बैठी हुई थी। जयललिता ने सपोर्ट वापस ले लिया। बसपा की मायावती ने आखिरी वक्त पे दाव चला और अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिर गई। यहाँ पर सोनिया गांधी को अपनी जिंदगी के पहले कड़वे राजनीतिक अनुभव से दो चार होना पड़ा। सोनिया इस मुगलते में थी कि अब जब उन्होंने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी है तो उनके प्रधानमंत्री बनने का वक्त आ गया। वो राष्ट्रपति के नारायणन के पास पहुंची और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मगर मुलायम सिंह यादव, जो अटल की सरकार गिरने के दौरान तो बाकी विपक्ष के साथ थे, अब मुलायम सिंह यादव ने नया दांव खेल दिया। सोनिया गांधी के पीएम बनने में उनका साथी होने से इनकार कर दिया। सोनिया मन महसूस के रह गई। लोकसभा भंग हो गई। दोबारा चुनाव हुए। उस दौरान जब लोकसभा भंग चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, कारगिल में घुसपैठ हुई। ऑपरेशन विजय हुआ और युद्ध में जीता नेता किसी से नहीं हारता।
इसीलिए तो सारे बड़े बड़े देश युद्ध में घुसे रहते हैं, ताकि जनता को उनकी मुश्किलों की आग को नेशनलिज्म या कहें तो राष्ट्रवाद रूपी पानी से ठंडा किया जा सके, जिससे सरकार से नाखुश जनता दुश्मन से लड़ती हुई सरकार से हमदर्दी जताए और उन्हें दोबारा जिताए। खैर, ऑपरेशन विजय के दम पर अटल बिहारी वाजपेयी यूपी में कल्याण सिंह के भीतरघात के बावजूद दोबारा सत्ता में लौटे और मुलायम सिंह यादव लगभग राजनीतिक अवसान में चले गए। उन्होंने एक बार फिर 2003 में वापसी करी। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके राजनीतिक एहसान को चुका दिया और अपने समर्थन से चल रही मायावती की सरकार को गिर जाने दिया और फिर मुलायम सिंह यादव को जोड़ तोड़ के भरपूर मौके दिए। 2007 तक ये सरकार चली। 2012 में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज हो गए। ये वाली कहानी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।